हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशंस की पार्ट 5 के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फॉर्थ बाय देम। तो कौन सी साइंटिस्ट है और उससे रिलेटेड जो उनकी इन्वेंशंस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले रखा है कि वाइजमैन जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, यस। ऑगस्ट वाइजमैन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम था क्या, ऑगस्ट वाइजमैन, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो याद रखिए उनकी जो थ्योरी था वो क्या था, देखिए ऑगस्ट जैसे लिखते हैं ना, ऑगस्ट वाइजमैन, ठीक है, वाइजमैन। तो उन्होंने जर्मप्लाज्म थ्योरी के बारे में बताए थे। क्या था वो जर्मप्लाज्म थ्योरी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लामार्क थे, लामार्क ने ये बताए थे कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि लाइफ टाइम के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स है ना, एक ह्यूमन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लाइफ टाइम के अंदर जो चीज़ों को सीखा है हम उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए आप लोग बाइक चलाना सीख गया या तो स्विमिंग सीख गया, आप में से कोई, ठीक है ना, वो कैरेक्टर हम उसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब कि लाइफ टाइम के अंदर जो कैरेक्टर हमने सीखा है हम उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। को लामार्क के कहना था कि एक ऑर्गेनिज्म उनकी लाइफ टाइम के अंदर जो कैरेक्टर सीखी है दैट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हम उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कि एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन को जाने वाले कैरेक्टर को हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये कहते हैं। समझ में आए ना। लेकिन क्या ऐसे होता है, ऐसा तो सभी में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे अभी क्या विराट कोहली है, वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, क्या उनकी बेटी जो है वो अच्छा क्रिकेट खेलेगा? हो सकता है यदि वो प्रैक्टिस करेगा वो विराट कोहली जैसे हो सकता है और उससे भी अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या वो मतलब कि विराट कोहली को अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, वो एक्वायर किया है वो चीज़ों को प्रैक्टिस करने वक्त, समझ रहे हो ना। या सचिन तेंदुलकर, आप सबको पता होगा है ना, विराट कोहली से पहले वो थे, तो अभी भी है, मतलब कि क्या उनकी बेटा उनके जैसे मतलब कि वो अच्छा खेलेगा, है ना? नहीं, वो प्रैक्टिस करेगा तो हो सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। जिस मान लीजिए आपके पापा लोगों को स्विमिंग आता है तो आपको आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कोई भी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे नहीं जाता है। जो ऑगस्ट वाइजमैन थे उन्होंने जर्मप्लाज्म थ्योरी में ये बताए थे, यस, एक्वायर्ड कैरेक्टर तब पास आउट होगा नेक्स्ट जनरेशन्स को यदि वो जर्म सेल के अंदर वो चेंजेस आया है। जर्म सेल जैसे आपको पता होगा, यदि मेल है तो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म बनाएगा जर्म सेल, यदि फीमेल है तो उनकी ओवरी के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है जो जर्म सेल से होता है ऊगोनिया जो होता है, या ओवम आप बोल सकते हो, एंड स्पर्म जो बनता है, ठीक है ना। यदि वही चीज़ों में कुछ बदलाव आएगा, मतलब कि उन सेल्स के अंदर, दैट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अदरवाइज सोमैटिक सेल्स में कोई चेंजेस होने से ये चीज़ें नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो जर्म प्लाज्म्स थ्योरी था उसको हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या नियो डार्विनिज्म्स के अंदर उसको इंक्लूड किए हैं, क्योंकि पहले लामार्क ने चीज़ों को बताए थे, उसके बाद डार्विन ने चीज़ों को बताए थे कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, उसके बाद हमने जो कंक्लूजन आज ड्रा किए हैं वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से या तो नियो डार्विनिज्म्स की थ्योरी के हिसाब से है। तो जो चीज़ में आज आप चाहोगे भी कि इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी इफेक्ट आपको मिल जाए तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि जो कि जर्म प्लाज्म थ्योरी ये कहता है, और ये कौन सी चीज़ों की डिमेरिट्स में आएगा कि लामार्कनिज्म्स की, क्योंकि लामार्क ये बताए थे ना जो चीज़ एक्वायर्ड होगा वो नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा, तो वैसा नहीं है। तो लामार्क ने उसको समझाने के लिए जिराफ की एग्जाम्पल दिए थे, जो जिराफ की जो लॉन्ग नेक, आप याद भी रखिए क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कौन सी थ्योरी, मतलब कि कौन सी चीज़ें दिया गया था। एग्जाम्पल जिराफ थे, उनका कहना था जो पहले जो जिराफ थे वो सीप जैसे दिखने के लिए, भेड़िया जो सीप होते हैं ना, गोट सीप, तो उससे जैसे छोटे छोटे थे, क्योंकि पहले वो क्या कर रहे थे ना, वो ग्राजिंग कर रहे थे, छोटे छोटे घास वगैरह था उसको खा रहे थे, तो उनका नेक साइज छोटा था, गर्दन जो है, और उनकी लिम्ब फोर लिम्ब है, आगे वाला जो पैर है वो भी छोटा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ग्रासेस मौजूद नहीं रहा, उन्होंने क्या किए, छोटा गर्दन वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारे
मतलब कि थोड़ा नेक स्ट्रेच करने लगा, थोड़ी सी बड़ी जो है ना पेड़ है उसको खाने के लिए। तो फिर कुछ टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो गया, फिर सिर्फ बचा रहा आपके एकदम हाई हाइट वाला, मतलब कि टॉल हाइट वाला प्लांट्स। तो उन्होंने उसको खाने के लिए अपनी गर्दन जो है एकदम लंबी कर लिया। तो इस वजह से जिराफ की जो गर्दन है लंबी हो गया। समझ रहे हो ना आप? ये चीज़ को डार्विन ने फिर कैसे बताए थे, देखिए उनका कहना था इस तरीके से ये जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गया। उन्होंने इस चीज़ को कैसे बताया, क्योंकि जब इवोल्यूशंस के दौरान उन्होंने देखा उनको शॉर्ट नेक की हड्डियाँ वगैरह दिखने को मिलेगा, फिर उससे थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा उनको ऐसे मिला। ठीक है, अच्छा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे और एक चीज़, डार्विन की कहना था क्या, डार्विन की कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जिराफ जो है छोटे थे, फिर स्ट्रेच किया फिर लंबी हो गई, फिर स्ट्रेच किया फिर लंबी हो गई, ऐसा नहीं है। डार्विन की कहना है कि एक एनवायरनमेंट के अंदर वेराइटी प्रेजेंट होता है, छोटे गर्दन वाले होते हैं, मीडियम गर्दन वाले होते हैं, एंड लंबे गर्दन वाले भी होते हैं। ठीक है ना, रहते थे। म्यूटेशन की वजह से ऐसे होता है। तो फिर एनवायरनमेंट में जब छोटे ग्रासेस वगैरह मौजूद था, छोटे छोटे, तो वो लोग जिंदा थे। कौन? छोटे गर्दन वाले जिंदे थे, क्योंकि उसको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है। खाने के लिए किस बंदा को अच्छा मिलेगा? रहने के लिए स्पेस मिलेगा, उसके बाद वो रिप्रोडक्शंस करेंगे तो अपनी जो नंबर है इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, जब स्कारिसिटी आ गया, छोटे मतलब ग्रासेस नहीं रहा, ठीक है, जो जब ग्रासेस था बड़े गर्दन वाले उसको भी कंज्यूम कर रहे थे, छोटे गर्दन वाले भी उसको कंज्यूम कर रहे थे, तो सब लोग थे। ठीक है, अच्छा, तो वो लोग ज़्यादा मतलब कि तो ठीक है, अच्छा, ये उसको झुक के खाना पड़ता था ये लोगों को, जिसकी लंबे गर्दन था, है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे जब ग्रासेस ख़त्म हो गया तो ये जो छोटे गर्दन वाले थे उनको वो तो खा नहीं पाएंगे, दो है ना, हाँ, टॉलेस्ट जो प्लांट है उसको, तो इसलिए उनका डेथ हो जाएगा। फिर बुशिस टाइप की जो है ना जो चीज़ें हैं उसको ये मीडियम गर्दन वाले खा रहे थे, जब उनकी स्कैरिसिटी आ गई उनकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि खाने के लिए नहीं मिला। लेकिन जो लंबे गर्दन वाले थे उनके लिए सब कुछ अलाउड है, वो ग्रासेस भी खा लेंगे झुक कर, फिर उसको बुशेस भी खा लेंगे, फिर टॉल हाइट के जो प्लांट है उसको भी वो कंज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? तो कुछ टाइम के बाद नेचर ने ऐसे सिलेक्ट किया कि जो लंबे गर्दन वाले हैं वही जिंदा रहेंगे और बाकी सबका डेथ हो गया, क्योंकि फूड नहीं है ना। अच्छा, तो डार्विन की कहना है कि पहले सब कुछ मौजूद था, ठीक है, सब लोग थे, वैरायटी था, नेचर में हमेशा वैरायटी प्रेजेंट रहता है, लेकिन नेचर ये सिलेक्ट करता है, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन ये सिलेक्ट करता है कौन जिंदा रहेगा, कौन एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि छोटे से धीरे 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 और ग्रेजुअली ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे तो ये तो सही बात है। पास्चर, लुइस पास्चर जो थे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, नहीं, अभी तो हमने बात किया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कौन बताए थे? लामार्क ने बताया था, ये तो नहीं होगा। पास्चर का ये कहना था कि जो लाइफ है लिविंग चीज़ों से बनी हुई है, नॉन लिविंग चीज़ों से नहीं है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने लुइस पास्चर ने बताए थे। डेवरिज, ह्यूगो डेवरिज जो थे म्यूटेशंस के बारे में बताए थे। ठीक है ना, क्योंकि डार्विन ने म्यूटेशंस के बारे में उनका कोई जानकारी नहीं था, उन्होंने ऐसे बताया था कि नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में बताए थे कि हर एक ऑर्गेनिजम्स की हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी रहता है, फिर ऑर्गेनिज्म आपस में मतलब कि कम्पीट करते हैं, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनमें से जो फिट होगा वही जिंदा रहेगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, उनके बारे में नेचुरल सिलेक्शंस डार्विन ने बताए थे। ह्यूगो डेवरिज ने म्यूटेशंस के बारे में बताया था, और म्यूटेशंस का जो डेफिनेशन है सडन होगा, मतलब कि इमीडिएटली होगा एंड नेक्स्ट जनरेशन उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मेंडल थ्योरी ऑफ पानजेनेसिस, नहीं, मेंडल का क्या था, मेंडल की 3 जो चीज़ें था हमने जेनेटिक्स में डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताए थे, है ना। मेंडलियन थ्योरी, थ्योरी ऑफ पानजेनेसिस, पानस्पर्मिया थ्योरी, जो कि बताता है कि धरती के अंदर लाइफ कैसे बनी हुई है। पानजेनेसिस ये बताता है कि कुछ ऐसे स्पोर जैसे सब्सटेंसेस कोई दूसरे प्लैनेट से आके हमारे अर्थ को आ गया। ठीक है ना, उन्होंने ये बताया, क्योंकि उस टाइम पे स्पेस, अभी जैसे नासा वगैरह है, हम जाके ढूंढते हैं कि और कोई दूसरे प्लैनेट में अर्थ जैसे पीपल वगैरह है या नहीं है, उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था ना, नासा वगैरह वो चीज़ें तो नहीं था।
ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि स्पेस है, जो स्पेस समझ रहे हो, तो महाकाश हम जिसको बोलते हैं, वहाँ से कुछ जो स्पोर स्पोर समझ रहे हो तो, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट जैसा स्पर्म ओवम होता है ह्यूमन के लिए, इसी तरीके से प्लांट्स में स्पोर्स होता है। उनका कहना है कि कोई जो है ना स्पोर वगैरह आके यहाँ पे आ गया तो लाइफ बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उस ऐसे उन्होंने क्यों बता रही हैं, क्योंकि स्पेस में जो कुछ मेटल वगैरह मिल रहा है धरती में भी, मतलब कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो है ना, लैंड में वो चीज़ें नहीं है या एटमॉस्फेयर में नहीं है, फिर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो चीज़ें होता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो है ना कोई दूसरे चीज़ों से लाइफ बनी हुई है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं तीनों चीज़ें गलत है, मैंने उनके सही चीज़ें बताया, और वाइज मैन के बारे में ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। Which one of the following pair of item correctly belong to category of organ mentioned against it? अच्छा, थोर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड करेक्टली मेंशन दे रखा है ना, which one of the pair item correctly, थोर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एनालोगस ऑर्गन, नहीं एनालोगस नहीं होता है, वो होमोलोगस ऑर्गन होता है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स की मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चरली सिमिलर रहेगा, फंक्शन उनका डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। तो थोर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल, टेंड्रिल समझ रहे हो ना, एक प्लांट जो है इस तरीके से, जो क्रिपर प्लांट्स होते हैं है ना, जो ऐसे ज़मीन में ऐसे लौट जाते हैं, जो क्रिपर प्लांट्स होते हैं, जैसे पम्पकिन हो गया, वो जो सारी चीज़ें होते हैं, जब भी वो ग्रो करेंगे कुछ दूसरी प्लांट की सपोर्ट में ग्रो करेंगे, और उसलिए वो चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए कुछ इस तरीके से वो बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। समझ रहे हो ना, लाइफ साइंस के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्योर जूलॉजी होगा तो प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा, यदि लाइफ साइंस आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए टेंड्रिल्स, तो इसको हम टेंड्रिल कहते हैं। थोर्न मतलब होता है कि कांटे, जो बोगनवेलिया जिसको हम कागजी फ्लावर कहते हैं ना, पिंक कलर की एकदम उनका फ्लावर होता है पेपर जैसे, तो बोगनवेलिया में क्या होता है, कांटे। कांटे तो स्पेसिफिकली क्या करता है ना, प्रोटेक्शंस में हेल्प करेगा, क्योंकि उसको कोई दूसरे गाय भैंस वगैरह खा लेंगे, तो इसलिए वो कांटे रहते हैं, प्रोटेक्शंस। लेकिन जो टेंड्रिल है ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इन्होंने यदि आप देखोगे वो ही एक्सियल रूट से, मतलब कि एक ही एरिया से बनी हुई है, लेकिन फंक्शन अलग होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे, एनालोगस नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शंस बी में देखिए, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, वेस्टिजियल ऑर्गन दे रखा है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो वेस्टिजियल है, लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। देखिए तो फिर ये है क्या, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए जो आई होता है हमारे केस में, ठीक है ना, आई के बारे में बात करेंगे यदि इस तरीके से जो आ रहा है ना, ये मान लीजिए नोज वाला सेक्टर है, इस एरिया में आप थोड़ा सा मतलब कि स्लाइटली रेडिश कलर कुछ आपको नज़र आएगा इस, है ना, एकदम। तो एक्चुअली क्या है, जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब कि फिश वगैरह हो गए, उनकी नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है अच्छे से वेल डेवलप है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। जब वो छलांग लगाएंगे या स्विमिंग करेंगे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पूरा का पूरा आय को कवर कर लेगा, पानी से बचा लेगा। समझ रहे हो ना, लेकिन हमारे केस में ये वेस्टिजल हो चुका है। हमारे यार मान लीजिए कोई डस्ट वगैरह आ गया, तो आईलिड जो होता है, पलक ऐसे हम क्लोज कर लेते हैं, है ना, आईलिड की वजह से। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। इस कॉर्नर में जो रहता है, आप देखोगे मिरर से, एकदम पतला सा एक स्किन जैसे स्ट्रक्चर रहता है, वही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। फिर हम देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। यदि आप आई की डायग्राम देखोगे, कुछ इस तरीके से आई बॉल होता है, ठीक है ना, आपको इतना एरिया दिखने को मिलता है, समझ रहे हो ना। या तो आप सोचोगे यहाँ पे मान लीजिए ये चीज़ें है, तो आपको इतना एरिया दिखने को मिलता है, जिसको हम आगे से दिख पाते हैं, ये 70% एरिया हम नहीं दिख पाते हैं, वो आई बॉल होगा। ठीक है ना, अच्छा,
तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि जो उनकी जो इंटरनल लेयर होता है, इसकी जो है ना 3 लेयर होता है इंटरनल लेयर में, एक एरिया में यहाँ पे बिल्कुल भी जो रेटिना वगैरह नहीं रहता है, हम उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जब एक इमेज की जो है ना सॉरी एक ऑब्जेक्ट की इमेज जब इस एरिया में आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रेटिना ठीक है ना चीज़ें नहीं रहता है, रॉड सेल कोन सेल्स वाले, तो इसलिए जब भी कोई चीज़ें वहाँ पे इमेज फॉर्मेशंस होगा तो कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। तो आज भी वो होता है, येलो स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो आई के डेवलपमेंट के अंदर आपने देखे होंगे, वो आज भी है, वो वेस्टिजियल नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मालपीजियन टेबल्स ऑफ कॉकरोच एक्सक्रोटरी ऑर्गन। यस, ये भी आपको ध्यान देनी है। अर्थवर्म की जो एक्सक्रोटरी यानी कि आनेलिडा की जो एक्सक्रोटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया होता है, एंड मालपीजियन टेबल जो है कॉकरोच यानी कि आर्थ्रोपोड की एक्सक्रोटरी ऑर्गन होता है। ये तो सही बात है। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो, क्रो एक बार्ड होता है एंड हनी बी एक इंसेक्ट होता है, होमोलोगस ऑर्गन। ऑब्वियसली नहीं, वो होमोलोगस नहीं है, वो एनालोगस है, समझ रहे हो ना। देखिए होमोलोगस ऑर्गन में हमने क्या देखा था कि स्ट्रक्चरली वो सिमिलर रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, क्रो की यदि आपने देखोगे, एक तो इंसेक्ट है एंड एक होता है बार्ड्स। बार्ड्स में आपको बोन वगैरह देखने को मिलेगा, एक इस तरीके से बोन होता है, फिर 2 बोन होता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे होता है। लेकिन इंसेक्ट में एकदम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। आपने बटरफ्लाई वगैरह की देखा है, उनकी जो इंसेक्ट होता है वो तो फ्लाई करते हैं, फिर भी आप पकड़ लोगे। ड्रैगन फ्लाइज अपने बचपन में हम लोग ज़्यादा पकड़ रहे थे, ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से उनका रहता है। फिर एक लंबी सी डंडी और उसको हम एरोप्लेन कर मतलब बना के इस तरीके से उनका 2 इस तरह से रहता है। हम उसकी टेल में ऐसे एक क्या, आप लोग अभी तो मोबाइल में खेल रहे हो, हम लोग ऐसे खेल रहे थे हमारे बचपन में मोबाइल नहीं था, ठीक है। तो उसको हम एरोप्लेन बना के मतलब उनकी जो टेल एरिया होता था उसमें क्या एक थ्रेड ऐसे पकड़ के फिर हम उसको उसमें खिल रहे थे, तो उसको एरोप्लेन बोल रहे थे, समझ रहे हो ना। तो वो ड्रैगन फ्लाई जो होता है आपने देखे होंगे यदि आपने, ठीक है ना, वो चीज़ करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, फिर खुशी के लिए तो मतलब बचपना भी है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो उनके जो क्या विंग्स होता है वो मेम्ब्रेन से बनी हुई है, कोई हड्डियाँ वगैरह है ही नहीं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर नहीं फंक्शन, लेकिन वो भी फ्लाई में मदद कर रहा है, उन बर्ड्स को भी कर रहा है, इंसेक्ट को भी कर रहा है, फंक्शंस उनके सिमिलर होता है, तो इसलिए ये एनालोगस होता है। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। एग्जाम्पल यदि याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। एग्जाम्पल मतलब कि होमोलोगस या एनालोगस आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखनी है कि ये कौन सी मतलब कि चीज़ों है ना, मतलब कि स्ट्रक्चर डेफिनेशंस क्या है, होमोलोगस की डेफिनेशंस क्या है, एनालोगस की डेफिनेशंस क्या है, ये पहला चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि कॉन्सेप्चुअली क्या चीज़ें चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग सब एग्जाम्पल को याद रखिए हैं, ठीक है। Which one of the following is incorrect about the characteristics of protobionts, quasarvate and microsphere as envisioned in the biogenic origin of life? जो क्वाजरवेट होता है, आप ऐसे मान के चलिए कि सेल्स की एक प्रीवियस फॉर्म है ना। सेल बनने से पहले जैसे धरती ने मतलब कि जो गॉड हम जिसको मानते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ें बनाया है जिसको हम क्वाजरवेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एग्रीगेशंस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्रीगेशंस होता है, जैसे प्रोटीन लिपिड वही चीज़ें की, ठीक है ना। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले जो केमिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा, क्योंकि धरती के अंदर लाइफ कैसे बनी हुई है उसके बारे में तो बहुत सारे चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने गेन किया है, बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केमिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन जो है, पहले वो बताता है कि आटम है ना, मतलब कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे आटम होते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से वो आटम होता है। आटम मिलने के बाद उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है ना। मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए H2, ठीक है ना, H2O, इस तरीके से मॉलिक्यूल बना, ठीक है ना। NH3,
तो इस तरीके से आपस में एटम मिलने के बाद वो मॉलिक्यूल बनाए। इस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना लग गए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे तो आपकी अमीनो एसिड्स आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्रोटीन आ जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर आपकी ठीक है ना डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बन जाएंगे यार लिपिड। तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, ये जो मॉलिक्यूल है आपस में इंटरेक्ट करने लगे, ठीक है ना, इंटरेक्ट करने लगे, यानी कि जो जब लिपिड बना था, लिपिड एक इस तरीके से लेयर बना लिया, उसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कुछ लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए है, कुछ इस तरीके से चीज़ें बन के, तो इसको हम सेल भी नहीं कहेंगे। आप बोलोगे सेल आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि सेल की जो चीज़ें होता है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होता है, एक सेल से दूसरा सेल बन पाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है वो सारे चीज़ें। तो अब हम देखेंगे ये चीज़ें है ना, देखिए हाँ, कहाँ गया, हाँ विच ऑफ द इनकरेक्ट क्या है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है अबाउट द प्रोटोबायंट्स या कोअजर्वेट अंडर माइक्रोस्कोप करके लिए क्या क्या चीज़ें इनकरेक्ट है। दे वेर एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना, जो क्वाजरहेट है उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, नया बना सकता है। दे कुड सेपरेट combinations of molecule they could separate combinations of molecule from the surrounding, they were partially isolated from the surrounding, है ना। ये सेपरेट तो पार्शियली जो है सराउंडिंग से, यानी कि जो अर्थ लाइफ कहाँ बनी हुई हैं, जो अर्थ में वाटर थे वहीं से था, तो ये पार्शियली सेपरेटेड है। दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली। तो सेल मैंने इसलिए बता रही हूँ ना, इनिशियल आप ऐसे मान के चल सकते हो, कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशंस, एकदम सेपरेट नहीं है, पार्शियली सेपरेट था। कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो है, एक्चुअली आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर था एकदम हट था, है ना। कभी आपने जो गरम तवा होता है ना, गरम तवा होता है, आपने कभी अपने ऐसे मार के किए होंगे, एकदम मतलब हट है, कभी कुछ वगैरह मतलब बनाने के लिए आप देखे होंगे, एकदम तवा जो हो गैस के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर है, तो आप है ना बर्नर है तो एकदम हॉट है, उसमें आप इस तरीके से पानी जो है छिड़काओगे, आप देखोगे एकदम हॉट है, तो वाटर क्या करेगा, इस तरीके से बबल बना लेगा, समझ रहे हो ना, इस तरीके से बबल बना लेगा। नहीं है तो आज भी करके देखना, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि गर्म हुआ है या नहीं है टेस्ट करने के लिए, आप देखोगे कभी मम्मी लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि एकदम मतलब कि एक गिलास पानी उसमें डाल दोगे, ऐसा नहीं है। तो जस्ट आप इस तरीके से पानी इसमें छिड़काओगे, आप देखोगे वाटर जो है आपस में बबल जैसे बना रही हैं, एक इस तरीके से लेयर बना रही हैं, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से टेम्परेचर एकदम हाई था, ये जो लिपिड वगैरह चीज़ें बन गया, ठीक है। तो वो आपस में इस तरीके से कि मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर बनाने लग गई। तो ये एक स्टेबल नहीं है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा अभी स्टिक है एकदम, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को अलग कर रही हैं, ये भी अलग कर रही हैं, ये सेपरेट है, इस तरीके से नहीं था। लेकिन ये मोर और लेस पार्शियली वो क्या कर रहा था, एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है ना। कम्प्लीटली नहीं, कंप्लीट होगा तो हम उसको सेल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 की जो है ना, तो इस कंप्लीट सेपरेशंस तो नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन एरिया, evolution of different species in a given area starting from a point and spreading to other geographical area is known as, एक पॉइंट से स्टार्ट होके स्प्रेड हो जाएगा दूसरे पॉइंट को, तो हम उसको क्या कहेंगे, अडेप्टिव रेडिएशंस कहेंगे। क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशंस में हमने डार्विन की फिंचेस जो था उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि अमेरिका की, साउथ अमेरिका की एक लैंड में वो जो है ना सीड ईटिंग बर्ड्स थे, मतलब ऐसे बर्ड्स थे जो सीड को खा रहे थे। उन्होंने फिर वहाँ से 960 किलोमीटर के आसपास जो प्रशांत महासागर होता है ना, पैसिफिक ओशन होता है, वहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे आइलैंड्स था जिसको हम गालापागस आइलैंड बोल रहे थे, वहाँ पे वो चले गए।
तो जाने के बाद उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किए, उनकी जो एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्टेशन शो किए, है ना, कौन सी फूड अवेलेबल हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, और आपस में कॉम्पिटिशन्स को हटाने के लिए, ठीक है। तो उनकी जो बीक की शेप है वो अलग अलग है, किसी का इस तरीके से लंबी हो गया, किसी का मतलब कि थिक हो गया, छोटे छोटे, किसी का स्मूथ हो गया नेक्टर खाने के लिए, किसी का मतलब कि सीड के कवर खाने के लिए, हार्ड प्रोटेक्टिव कवर, और कुछ लोग जो है ना फिश वगैरह है ना डीप वाटर से खाने के लिए। तो उनकी जो बीक की शेप है अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंट स्पीसीज गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा अदर जियोग्राफिकल एरिया, हम उसको अडेप्टेड रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं होगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगा। द एक्सटेंट ह्यूमन हु लिव्ड, ठीक है ना, दिस ईयर्स इन यूरोप, एशिया एंड पार्ट ऑफ अफ्रीका विथ शॉर्ट स्टैच्योर, मतलब कि छोटा सा हाइट है, हेवी आईब्रो है, रिट्रेटिंग फोरहेड है, लार्ज जॉ है विथ हेवी टीथ, स्टॉकी बॉडी, लंबरिंग गेट एंड स्टूपिड पोस्चर होता है। तो पोस्चर वाज, तो ये कौन सी चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताया है। वो नियंडरथाल मैन थे, है ना, होमो नियंडरथाल जो था वही थे, छोटे हाइट वाले जो थे नियंडरथाल वाले थे, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशंस इज, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस की कंसिक्वेंसेस क्या होगा, ठीक है। हमने देखा कि जियोग्राफिकल आइसोलेशंस में नया स्पेसीज प्रोड्यूशंस होता है। आपको जब मैंने स्पेसिएशंस बताई थी तो स्पेसिएशन होने की 4 तरीका हमने देखा था, है ना, एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशंस। थोड़ा कुछ याद आ रहा है या नहीं? देखिए, तो क्या हुआ, स्पेसिएशंस का मतलब है कि एक स्पेसीज से कैसा नया स्पेसीज और नया स्पेसीज बन रहा है, ठीक है ना, हम उसको स्पेसिएशंस कहेंगे। एक स्पेसीज की, देखिए डक की कई सारे स्पेसीज होता है ना, जैसे अल्सीजियन, पोमरमैन, डगरमैन, समझ रहे हो ना, तो डिफरेंट स्पेसीज एक ये है। तो हम स्पेसिएशन जब देख रहे थे, स्पेसिएशंस में हम देख रहे थे कि एक था एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक। जब जियोग्राफिकल आइसोलेशंस होगा तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस हो गया। मान लीजिए इस एरिया में कुछ इस तरीके से कि रिवर था और इस साइड्स में कुछ ऐसे और बर्ड्स वगैरह रह रहे थे, ठीक है ना, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे। तो सडनली क्या हुआ, ये रिवर जो है अपने ऐसे तो बह रहा था, तो उन्होंने कुछ ऐसा हुआ, अपने डिरेक्शंस को ऐसे चेंज कर लिया। जब चेंज कर लिया तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इधर हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म इधर साइड्स को आ गए। तो रिवर की जो विड्थ था वो ज़्यादा, मतलब काफ़ी बड़ा रिवर था, उनकी विड्थ ज़्यादा था। कुछ टाइम के लिए वो क्या हुआ, तो ये सेपरेट हो गए हैं ना, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से वो सेपरेट हो गए हैं। तो इस एरिया के जो बर्ड्स थे उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शंस किए, तो है ना वो चीज़ हो गया। तो उन्होंने इस एरिया के बर्ड के साथ रिप्रोडक्शंस नहीं किए, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम का मतलब है कि 1-2 साल नहीं है, ठीक है, हजारों सालों के बाद अभी जब देखोगे तो, क्योंकि ये एक डिफरेंट, मतलब कि उनकी अलग एरिया हो गया, उनकी अलग एरिया हो गया। एनवायरनमेंट जो है हमेशा चेंज होता है, एनवायरनमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पिछले साल आप जैसे बोल रहे हो ज़्यादा गर्मी हो रहा था, इससे और ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो एनवायरनमेंट चेंज होता है। या एनवायरनमेंट माइक्रो लेवल में भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया। आप जिस रूम पे बैठे हो, आप आने से पहले उस रूम की एनवायरनमेंट कुछ अलग था, आप आ गए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, आप आ गए आपकी ड्रेस में मान लीजिए कोई माइक्रोब्स है वो भी आ गए। तो एनवायरनमेंट इस लेवल से भी चेंज हो सकता है, हमेशा एनवायरनमेंट चेंज होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट चेंज होने से क्या होगा कि एनवायरनमेंट प्रेशर की वजह से उनमें कुछ कैरेक्टर डेवलप हो गया, इनकी एनवायरनमेंट अलग है, कुछ कैरेक्टर डेवलप हो गया, तो वो आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं किए। कुछ टाइम के बाद जो है ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इस ऑर्गेनिज्म के साथ कभी भी रिप्रोडक्शंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और स्पेसीज की डेफिनेशंस तो वही है। क्या है स्पेसीज की डेफिनेशन? ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग populations, a group of interbreeding populations producing a क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? प्रोड्यूसिंग ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स,
ठीक है ना। जो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस होते हैं, एक फर्टाइल ऑब्स्टेंस बनाया है तो उसको हम स्पेसीज कहते हैं, जो आपस में रिप्रोडक्शंस करेंगे। देखिए जैसे पांथेरा टाइग्रिस है, टाइगर, पांथेरा लियो है, लायन, लेकिन जीनस तो इक्वल है, स्पेसीज अलग होते हैं। नेचुरली टाइगर लायन के साथ, एक मेल टाइगर फीमेल लायन के साथ रिप्रोडक्शंस करता है क्या? नहीं, मेल टाइगर फीमेल टाइगर के साथ रिप्रोडक्शंस करता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए तो जो बच्चा बनेगा तो फर्टाइल बनेगा। यदि हम कर भी लेते हैं टाइगर एंड लायन के, मेल टाइगर फीमेल लायन, टाइगर बनता है, लेकिन वो वायबल नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद उनका डेथ हो जाएगा। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तो ऐसे कर भी लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो यदि आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे तो हम उसको डिफरेंट स्पेसीज कहेंगे। नया स्पेसीज, ये भी एक स्पेसीज, दूसरा स्पेसीज है। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशंस की जो है सेपरेट जियोग्राफी के वजह से, यानी जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन हो गया है ना, कोई चीज़ हो गया, तो जो चीज़ें होता है नया स्पेसीज बनाने में हेल्प करता है। नो चेंज इन आइसोलेटेड फॉना, नो चेंज कैसे होगा? चेंज तो होगा। प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, नहीं, स्पेसिएशन करवाता है। स्पेसिएशन को कैसे प्रिवेंट करेगा? स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यस, ये हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शंस तो उनके अंदर नहीं हो पाया ना, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं हो पाया, तो इसलिए अलग अलग स्पेसीज बन गए। रैंडम क्रिएशंस ऑफ न्यू स्पेसीज, रैंडमली कैसे होगा, है ना, रैंडमली कैसे होगा? वो आइसोलेशन की वजह से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि द आबायोजेनेसिस ऑकर अबाउट हाउ मेनी बिलियन ईयर्स एगो। तो पहले आबायोजेनेसिस था, अब जो हो रहा है वो बायोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ कैसे बनी हुई है उसको बताने के लिए ढेर सारे थ्योरी था, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते थे, यदि मैं तो सारे शॉर्ट वीडियो के अंदर सारे चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कि इवोल्यूशंस की जो कंसेप्ट है मैक्सिमम शॉर्ट वीडियो की फॉर्मेट में है, आप चैनल पर शॉर्ट्स को जाके देख सकते हो, ठीक है ना। इवोल्यूशंस की शॉर्ट्स वीडियो है, लेकिन एक एक करके सारे थ्योरी वगैरह है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए मैं एक सम अप कर लेती हूँ, है क्या। देखिए, तो सबसे पहले ऐसे लोग सोच रहे थे कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम, क्योंकि सेल के जब कंसेप्ट आया था ना, सेल अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब यदि आपने पढ़ा है सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है। सेल थ्योरी कौन बताए थे? स्वान एंड स्केल्डन, दो साइंटिस्ट थे, स्वान एंड स्केल्डन, ठीक है ना। ये सारे पूछा जाता है, ठीक है ना, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को और एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्को, विर्को थे, उन्होंने उसको मॉडिफाई किए थे। सेल थ्योरी ये कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो वो सेल से बनी हुई हैं, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, ठीक है ना। अच्छा, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, एंड फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि सेल एटीपी बन रहा है और वहीं से चीज़ें एनर्जी वगैरह मिलता है, समझ रहे हो ना। स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसलिए कहते हैं, जैसे सारे घर ईंट में बने होते हैं, तो जितने भी आप देखोगे क्या, जितने भी आप देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है। आप घर की ईंट से सेल को इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे घर दिखते हो, ईंट तो आपको दिखाई नहीं देता है, घर कितना अच्छा है, कलर क्या है, वो चीज़ हमको दिखाई देता है, इसी प्रकार के, तो है ना। तो सेल ऐसे ही है, तो इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो जिंदा रहने में हेल्प करेगा। ऑल लिविंग, जितना, ये 2 पॉइंट हो गया। ऑल सेल, थर्ड पॉइंट होता है ऑल सेल arise from pre-existing cell, from pre-existing cell। उनकी कहना है कि एक सेल रहेगा, उनसे 2 सेल बनेगा, फिर ये, तो एक मदर सेल रहना ज़रूरी है। तो उन्होंने ये भी चीज़ बताया कि जो लाइफ की जो ओरिजिन होता है, जो इनिशियल लाइफ स्टार्टिंग होता है, मदर से ओवम आता है, फादर से स्पर्म आता है, ये तो एग्जिस्टिंग सेल है ना, उससे जाइगोट बनता है बच्चा का, समझ रहे हो ना, मतलब बच्चा की बॉडी उससे बनता है, वो भी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ऐसा नहीं कि कहीं से टपक गया, ठीक है। तो होता ही ये है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई हैं, तो इनकी जवाब जो है आपको इवोल्यूशंस में मिलेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें था, इनकी जवाब है इवोल्यूशन। इवोल्यूशंस में उस चीज़ को बताने के लिए बहुत सारे चीज़ें दिया गया था। कुछ लोग तो कुछ रेसिपी बना के भी दे दिए हैं, कि उन्होंने बताया कि कुछ गेहूं का ऐसे बोरा ले लोगे, उसमें मान लीजिए 5 केजी गेहूं है, उसमें आप क्या करोगे कि पसीने से भीगे हुआ कमीज़, है ना, पसीने से भीगे हुआ कमीज़ इसमें डाल दोगे, उसके बाद 21 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो चूहा बन जाएगा। चूहा बनने वाले रैड बन जाएगा, ठीक है ना, रैड बनने वाले रेसिपी है ना। अच्छा, वो चीज़ को फिर डिनाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, स्प्लांजानी वगैरह,
तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कुछ जार के अंदर कुछ जो मीट होते हैं ना, जो मटन चिकन आप बोलते हैं, कुछ मीट उन्होंने डाला। एक जार को एकदम सील किया, दूसरे जार को ओपन किया। जिस जार में ओपन किया उस जार में मैगोट, मैगोट समझ रहे हो ना, जो हाउस फ्लाइज होते हैं उनकी लार्वा को हम मैगोट कहते हैं। सारे एनिमल किंगडम की जो सारे चीज़ें होते हैं, मतलब सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी लार्वा आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। मैगोट होता है जो आपकी हाउस फ्लाइज की लार्वी को, और आपकी जो वेगल होते हैं, जो मस्क्यूटो होता है उनकी लार्वी को। तो आपको ये लार्वी वाला चीज़ें याद रखनी है। क्लासेस एक अपलोडेड है ना, इस फोल्डर में आप जहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हो वही फोल्डर पर है। लार्वी है, एस्क्रोडरी सिस्टम्स के बारे में है, ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और लार्वा अच्छे से याद रखना है ना, एक दो क्वेश्चन तो बन जाता है लार्वा से, ठीक है। सारे फाइलम के अंदर कौन सी लार्वी आ रही हैं। तो उन्होंने देखा कि जिस जार में ओपन है मीट है उसमें मैगोट ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सील था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ओपन था, मैगोट शायद खाने के लिए आ गए जो मीट है ना। और आने के बाद उसको जिसको खाना अच्छा मिलेगा वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लेगा, तो वहीं से बन सकता है। कुछ इस तरीके से उस चीज़ों को भी डिस्प्रूव किया गया। लुईस पैस्चर ने फाइनली बताया। फिर वो चीज़ की क्रिटिसाइजर थे, उन्होंने बताया कि आर्य जिंदा रहने के लिए सांस क्या है, सांस की ज़रूरत होता है। सांस मतलब कि ऑक्सीजन की, सांस नहीं है ना, जो है मदर इन लॉ नहीं है, सांसों की ज़रूरत है। जैसे क्या मैं भूल गई, वो एक सॉन्ग था, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। वो सांस मतलब कि ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अरे आप तो सील किए हैं, तो कैसे ऑक्सीजन तो नहीं जा पा रही है, लाइफ कैसे बनेगा। जो उनकी क्रिटिसाइजर थे उन्होंने बताया कि देखिए इस जार को मैंने सील किया था, मैगट ने जो सॉरी हाउस फ्लाइज ने खाने के लिए नहीं आ पाए, तो खाने के लिए नहीं आए तो इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो इसलिए यहाँ पे मैगट नहीं बन रही हैं। लेकिन जो है क्या आपकी यहाँ जो ओपन जार था उसको हाउस फ्लाइज ने खाने के लिए आ गए, तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किए, तो इसलिए मैगोट बन गए। कुछ लोग के हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि सांसों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की यदि ज़रूरत है, आपने तो सील किया, ऑक्सीजन तो नहीं गया पाया, मतलब कि अंदर एंट्री नहीं कर पाया, तो इसलिए तो लाइफ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। फिर उस चीज़ों को डिस्प्रूव करने के लिए लुईस पैस्चर आए थे। तो और भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एयर टाइट जार ले लिया, उन्होंने कंटेनर को हाँ, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा उनमें एक वेलवेट की जो है ना, जो एक ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें है उसको उसके अंदर लगाया। तो यहाँ पे हुआ क्या ना, मिट्टियाँ सॉरी मीट थे है ना, मांस जिसको हम बोलते हैं, मटन मान लीजिए, मटन उन्होंने डाला। तो उन्होंने देखा कि हाँ मैगोट तो नहीं बन रही हैं, ठीक है ना, मैगोट तो नहीं बन रहे। लेकिन यदि देखिए कोई भी एक एयर टाइट जार के अंदर आप चीज़ों को डालोगे है ना, एयर टाइट तो है, तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद कुछ फंगस वगैरह ग्रो कर जाएंगे है ना, बहुत दिन के बाद। ऐसा नहीं कि क्विकली होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि जो एयर है एयर में तो वो रहते हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा। तो वहाँ से उस सारे चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए लुईस पैस्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा था, उन्होंने एक फ्लास्क लिए थे जिसकी जो नेक है स्वान की नेक जैसे होता था। उनकी कहना था फ्लास्क को उन्होंने एकदम स्टेरिलाइज किया, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स नहीं है है ना, माइक्रोब्स फ्री था। और जो भी चीज़ें लिए थे, जो ब्रॉथ कल्चर लिए थे, वो भी माइक्रोब्स फ्री था। तो उन्होंने ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐसा अलाउ किए थे, क्योंकि वो यहाँ पे जब एयर गुजर के जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन उन्होंने लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे जो माइक्रोब्स वगैरह है वो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने स्वान लेक की एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि जैसे ज़िंदगी के लिए सांसों मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्होंने बताया कि हमने ऑक्सीजन तो दे दिया, हमने उसको माइक्रोब्स पे रखा था, तो इसलिए उसके बाद लाइफ ग्रो नहीं किया, मतलब कि नया लाइफ नहीं बना। फिर जब उन्होंने उसको तोड़ दिया, मतलब कि ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ ना, उसको ब्रेक करने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि माइक्रोब्स आ गए है ना, डायरेक्ट एयर आ गया, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं आया। तो लुईस पैस्चर ने ये चीज़ को बताए थे। तो उसके बाद हमने लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ है, ये चीज़ें सारे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना।
तो अबायोजेनेसिस का मतलब समझ में आया ना, नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ कैसे बनी हुई है, तो इसको इसी तरीके से प्रूव किया गया है। लेकिन ये सारे चीज़ों के बारे में ये लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना है, नहीं, पहले अबायोजेनेसिस, लेकिन आज की डेट में जो हो रहा है वो सब बायोजेनेसिस होता है। अबायोजेनेसिस का मतलब है कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। आपको जान के हैरान होगा, पहले जो कंसेप्ट था, ठीक है ना, पहले जो कंसेप्ट था, मैं किसी अब थोड़ा क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरी है, एआई की ज़माना पर आप हो, ठीक है, इसलिए चीज़ें जानना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, हम लोगों की कंपैरिजन्स में, ठीक है। सो देखिए, अब तो इंटेलिजेंट लोगों, देखिए पहले जो थे उसको डिस्प्रूव करते 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 लोग आ गए कहाँ तक ना, बायोजेनेसिस के अंदर है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनी हुई है, उसको लुईस पास्चर भी बता दिए। लेकिन उसके बाद चीज़ें आया, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनी हुई है, नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी हुई है। आप जो बोल रहे हो वो आज के लिए सही है, समझ रहे हो ना। देखिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले जो गेहूं वाला रेसिपी था, जो रैट बनाने वाले रेसिपी था, मतलब कि गेहूं के बोरा, पसीने से भीगे हुए कमीज़, उसको करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या था ना, जो कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें बनी हुई है ना, नॉन लिविंग चीज़ों से, पसीने से भीगे हुए कमीज़, है ना, नॉन लिविंग। तो गेहूँ जो राइस है जब तक ग्रो कर रहा है तो हम उसको कहेंगे, तो है ना, नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें बनी हुई हैं, लिविंग चीज़ें बनी हुई हैं। ये पहला फर्स्ट ये था। फिर उसको डिस्प्रूव किया गया, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, उन्होंने जो लुईस पास्चर ने उन्होंने डिस्प्रूव किया, उन्होंने बताया कि इसे नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनी हुई हैं। सेकेंड, उसके बाद जो केमिकल थ्योरी आया, उन्होंने बताया कि नहीं, नॉन लिविंग चीज़ों से ही लिविंग चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह वो जो थे वो आटम फॉर्म में थे, वो तो नॉन लिविंग है। आटम से उन्होंने मॉलिक्यूल बनाई, फिर मॉलिक्यूल से उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना स्टार्ट किए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में मिलने के बाद ये जो क्वाजरवेट आप बोल रहे हो या माइक्रोस्फीयर बोल रहे हो, वो बन गए। उसके बाद सेल बना, सेल से फिर हमने देखा कि प्रोकैरियोट सेल बना, फिर यूकैरियोट सेल बना, तो आज हम है, ठीक है ना। तो पहले अबायोजेनेसिस, आज जो हो रहा है वो बायोजेनेसिस, फर्स्ट अबायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस, ये चीज़ अभी प्रूव हो गया। इससे भी एक कंसेप्ट है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है थे, उसका चारबाग करके, है ना, उन्होंने वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे जो आज एआई कर रही हैं, है ना। क्योंकि इंडियन की सारे जो फिलोसफी होता है, मतलब कि जो ग्रंथ होता है, ये मानते हैं कि कुछ आत्मा है ना, आत्मा है, परमात्मा है, ठीक है, कुछ ऐसे जो गॉड है उसको परमात्मा की दरवाज देते हैं, और हम लोग ऐसे लोग समझाते हैं ना, मतलब कि जैसे मान लीजिए मिस्टर शर्मा, है ना, उनका डेथ हो गया, वो चले गए, ऐसे कुछ टर्म यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं यार उनका तो बॉडी तो है, क्योंकि डेथ होने के बाद मिस्टर शर्मा चल गए, मिस्टर वर्मा चले गए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं उनकी तो बॉडी तो ऐसे पड़ा है, तो आप बोल रहे हो चले गए, किसको बोलते हो, आत्मा परमात्मा को ऐसे बोलते हो। मतलब कि ये कंसेप्ट है, इंडियन सोसाइटी में है, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मतलब कि ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि एआई की जो कंसेप्ट है, तो कैसे आज वही चीज़ों को लेके काम कर रही हैं, ठीक है। चारवाक जो थे, है ना, चारवाक जो थे कि फिलोसोफिस्ट थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, कि हम लोग जो है, हम लोग क्या है ना, हमारे जो बॉडी सिस्टम है, सिर्फ ह्यूमन को फोकस कीजिए, सारे ऑर्गेनिजम्स को भी आप ऐसे फोकस करोगे, ये बोल रहे हैं हमारे जो बॉडी सिस्टम है, ऐसा कोई आत्मा परमात्मा की कंसेप्ट नहीं है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स सिक्रेट हो रहा है, वो केमिकल्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन हो गया, जैसे डोपामिन हो गया, ठीक है ना, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि वो चीज़ों को रेगुलेट कर रही हैं, है ना। अब आप लोग जिस जमाने पर हो, आप मेल हो तो टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ज़्यादा बह रहा है, फीमेल हो तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इस उम्र में, अभी आप जिस उम्र पर हो, ज़्यादा बह रहा है। अभी आपको कुछ अच्छा सा फील हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा सा मतलब है कि जैसे किसी के साथ प्यार हो गया, पहला मुलाकात में, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ हो जाता है जिस उम्र पर आप लोग हो। जैसे 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 जैसे
एज आपका इंक्रीज होता रहेगा, ये जो हार्मोन की लेवल है ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? जैसे आप अभी सोचिए, आपको लगेगा यदि आपने जो जो मेल फीमेल की जो कंसेप्ट है, फीमेल जो ठीक है ना, जो क्यूरियसिटी आज आपके अंदर है, आप देखोगे आपके मम्मी पापा लोग घर में है, ठीक है ना, वो भी हस्बैंड वाइफ होके है, तो क्या उनके अंदर वो क्यूरियसिटी है कुछ चीज़ें जानने के लिए, कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ घर में चीज़ें मतलब कि डिस्कस कीजिए, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर वो जो हार्मोन्स की लेवल उतना नहीं है, ठीक है ना, उतना नहीं है। तो लेकिन आप लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, आपको जैसे मान लीजिए कोई अभी आप लोगों से कोई लोग मान लीजिए रिलेशनशिप पर हो, ठीक है ना, आपको लगा नहीं यहाँ साथ में रहना चाहिए, वो एक अच्छा फीलिंग है, वो अच्छा फीलिंग है, चीज़ें है। अभी आप लोग ऐसे कैरियर के लिए उतना मान लीजिए कोई बच्चे हैं बस कैरियर के लिए प्रॉब्लम वही है, कैरियर बनाने के टाइम और है ना लाइफ पार्टनर बनाने के टाइम पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसलिए दिक्कत है, तो थोड़ा कैरियर बना लीजिए उसके बाद ये चीज़ों को। तो ऐसा हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो साथ में ग्रो करने की बात करेंगे, ठीक है। वो चीज़ हाँ रिलेशनशिप वाले बात हुई, तो कैरियर के लिए एक दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, तो ही अच्छी रिलेशनशिप है। और उसके अलावा जो भी रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है, उसको तोड़ना चाहिए, दो साथ साथ में ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग है, पार्टनर बनाना अच्छी बात है लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। टॉक्सिक हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि रोटी खिलाने वाली जब बात आएगा तो इसलिए इनकम की बात आएगा, तो इनकम करना है तो आज से तैयारी करना है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो सोना बाबू से जो हो जाएगा क्या खाने के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चारगाप जो थे, चारबाक है ना, चारगाफ रूल नहीं चारबाक है ना, जो थे उन्होंने बताया कि नहीं हमारे बॉडी और कुछ नहीं है, कुछ नर्व्स है ना, कुछ सेल्स है, वो उनकी केमिकल चीज़ों की वजह से हमारे अंदर वो जो है ना जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ चीज़ें है अंदर कहाँ पे बैठा है वो चीज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको समझाने के लिए उन्होंने बताए थे कि जो पान है ना, पान के जो बिटिल है जो खाते हैं कुछ लोग रेड है ना, ये ग्रीन कलर की है, उसके अंदर जो चून डाला जाता है वो वाइट कलर की है ना। जो बिटिल नट्स होता है जिसको है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी चीज़ें को रेड कलर कोई भी चीज़ें नहीं है, ये तो पत्तियाँ जो है ग्रीन कलर की है, जो चून है वो तो वाइट कलर की है। जब आप ये दोनों को मिलाओगे, ठीक है ना, चुबाते हैं लोग, वो रेड कलर की हो जाता है ना। उसके जो बिटिल्स नट यूज़ किया जाता है, गुआ हम जिसको बोलते हैं बिटिल नट, तो वो भी अलग कलर की होता है, ग्रे टाइप की कलर की होता है, वो तो रेड नहीं है। लेकिन ये सारे चीज़ों को यदि आप मिला दोगे वो रेड कलर हो जाएगा। उनकी कहना था वही, वो न्यूरन से हार्मोन से उनके जो केमिकल्स निकल रहा है, ठीक है, और वहाँ से जो आत्मा जैसे हम बोल रहे हैं वो कुछ कंसेप्ट है ना, कुछ कंसेप्ट है। तो उनका कहना ये था है ना। तो हमारे बॉडी को जो सिस्टम्स है, जैसे सारे सिस्टम हम वही बोलते हैं ना, सेल मिल के टिश्यू मिल के ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो एक ऑर्गेनिजम्स बन गया। तो वही केमिकल जब तक सेल फंक्शंस कर रहा है तो कुछ केमिकल्स निकल रहा है तो हम लोग जिंदा है, वही चीज़ है, तो वो भी है। और आप बोलोगे जो जो चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस की बेस्ड में चीज़ें चलता है, ठीक है ना। एक छोटे बच्चे हैं है ना, अभी कोई भी छोटे बच्चे का यदि फोकस करोगे, एक छोटे बच्चे जो है उनको कुछ पता नहीं है, ऐसे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं ऐसे दिखते रहते हैं। आप लोगों जो है ना, आज आप लोगों कुछ भी पूछेंगे आप कुछ कह सकते हो, आप जो कुछ कह सकते हो ये प्रीवियस नॉलेज की अकॉर्डिंग कह सकते हो, समझ रहे हो ना। आप जस्ट ब्रेन के मामलों में छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको देखिए, क्योंकि वो उनके एक डेवलपिंग फेज होता है ना। लेकिन आप लोग जैसे मान लीजिए जो उड़ीसा में रहते हैं वो उड़िया लैंग्वेज आता है, जो तमिल में रहते हैं उनकी तमिल लैंग्वेज आता है। तो आप लोग जब तमिल आपके कान के अंदर आ जाएगा, बोले तमिल, वाह, मतलब कि समझ रहे हो ना वो कैसे बोल रहे हैं, क्या है ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है ना उड़ीसा में जो रहते हैं तो उड़िया हमारे मदर टंग है, हमने लर्न किया, हम बात कर सकते हैं। आप तमिल में बात नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पर हम पहले उसके बाद जो है डिसीजन देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी आधार पे बनी हुई हैं। उन्होंने एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहीं पे है,
समझ रहे हो ना, जैसे आप आपके एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मान लीजिए घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन बना देंगे तो आप आंसर दे दोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई है ना, चैट जीपीटी एआई के ज़माने पर आप लोग हो, तो वहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड डाटा है। आप जब कोई भी क्वेश्चन उसमें डालोगे उस प्रीवियस नॉलेज की अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना, टिक 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 आंसर दे देगा। क्लियर हुआ। तो वो जो कंसेप्ट था पहले, वो चारबाग जो थे एक ही थे, जो फिलोसोफिस्ट उन्होंने बारे में बात किए थे, लेकिन हमारा सारे जो जितने भी चीज़ें हैं है ना, जो सारे चीज़ें हो सारे आत्मा के ऊपर बिलीव करते हैं, है ना। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ तो ये चीज़ें है, क्योंकि आपको सब कुछ जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि नास्तिक है आस्तिक है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि एआई ये चीज़ को प्रूव तो किया है ना, प्रूव तो किया है, क्योंकि और उनकी बॉडी सिस्टम मतलब कि हमने जैसे हमारे सेल की फिर एक लॉन्जिविटी रहता है, कितने साल लाइफ स्पैन रहेगा, जैसे बरगद की पेड़ होता है उनका 150 ईयर रहता है ह्यूमन की, है ना। तो पैरोट की भी ऐसे रहता है, क्रो की 16 ईयर होता है, लेकिन पैरोट की हाँ मतलब कि थोड़ा ज़्यादा दिन होता है, कितना ईयर याद नहीं है लेकिन ज़्यादा है, 40 साल से तो ज़्यादा है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक टाइम लाइफ स्पैन रहता है, इतना दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्होंने वही चीज़ बनाया, कुछ मशीन्स के थ्रू चीज़ें बनाया तो उनका डेथ नहीं होगा, और उससे नॉलेज डाल दिया है ना, और प्रीवियस नॉलेज के एक्सपीरियंस में वो अभी बात बना रही हैं, ठीक है ना। वो भी हम कह सकते हैं क्योंकि ऑर्गन नेचर ने कुछ ऐसे बनाया, अभी ह्यूमन ने अपनी दिमाग की मदद से वो उनके सारे सिस्टम बना लिया, ठीक है, और उनमें इंफॉर्मेशन डाल दिया। मेमोरी, जैसे मेमोरी चिप होता है उनमें मेमोरी है, और मेमोरी चिप उन्होंने डाला उसमें मेमोरी है। और आजकल तो जो एलन मस्क है उन्होंने मेमोरी चिप भी डालने की कॉन्सेप्ट भी वो आ गया, फिर आप लोग उतना काबिलियत बन जाए तो आपके दिमाग के अंदर मेमोरी चिप भी डाल पाओगे, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ें चल रहा है दिमाग के अंदर मेमोरी चिप डालने के लिए ह्यूमन के, ठीक है ना, ज़्यादा मेमोरी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो वही चीज़ है, तो पहले था जो चीज़ें अभी वो आ रहा है, तो वही चीज़ है कि बायोजेनेसिस 3.5 बिलियन एरर्स में जेनेसिस में कंसेप्ट आया था। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। डार्विनिज्म एक्सप्लेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डार्विन जो थे उन्होंने सारे चीज़ें के बारे में बताए थे, एक्सेप्ट कौन सी चीज़ें बताने थे, विद इन ईच स्पेसीज देयर आर वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशंस हमेशा रहता है, वो उन्होंने इसके बारे में आश्चर्य किए थे। ऑर्गेनिजम्स टेंड टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादा नंबर की ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, हर एक एनर्मस कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन से उन्होंने ये भी बताए थे। वेरिएशन अलग प्रेजेंट होता है, वो चीज़ भी मैंने आपको बताए थे जिराफ के अंदर जब समझा रहे थे ना, छोटे गर्दन वाले जिराफ थे, बड़े गर्दन वाले थे, उससे बड़े वाले थे, सब थे, लेकिन एनवायरनमेंट जिसको फेवर किया वो आज है। ऑफस्प्रिंग्स विथ बेटर ट्रेड दैट ओवरकम कॉम्पिटिशंस आर बेस्ट सुइटेड फॉर द एनवायरनमेंट। जिसके पास अच्छा कैरेक्टर है वो सुइटेबल रहेगा। वेरिएशन आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द जीन। नहीं, जीन के बारे में याद रखिए, डार्विन को कुछ भी पता नहीं था। जीन की कंसेप्ट जो है, मतलब कि मेंडल ने तो जीन नहीं बताए थे, उन्होंने फैक्टर बोल रहे थे। तो मेंडल आने के बाद जेनेटिक्स जीन की मामला आई कि किस तरीके से जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हुई। तो डार्विन को जीन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और उन्होंने तो फिर इंटरफियर किए हैं उन बेचारा मेंडल में, है ना। मेंडल को पता नहीं है कि आज उन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़ी चीज़ की खोज किए हैं, लेकिन उनको पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो डार्विन थे उन्होंने तो हल्ला मचा के रखे थे, तो उनको कोई नहीं पूछा। The eye of octopus and eye of cat show different pattern of structure। जो है आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, एंड आई ऑफ कैट, कैट है तो इसका मामाल वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। ओके, स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सिमिलर है, वो एनालॉगस ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि आप याद रखिए, HDSC एनालॉगस ऑर्गन है तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, होमोलॉगस ऑर्गन है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो एनालॉगस ये दो में से ऑप्शन बी एंड सी देखेंगे, ऑर्गन मतलब कॉन्वर्जेंट, हाँ तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ए सी, है ना। यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंट देखा है तो नहीं होगा, सिंपल सी है। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बार बार क्वेश्चन कीजिए तो उसके बारे में ये चीज़ हो जाएगा। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शंस। दिस रेफर्स टू आज, इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। जो बाई चांस होता है यानी कि रैंडमली होता है, वो चीज़ को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, और डार्विन की बाद में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होने की वजह से, ठीक है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होने की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। स्पेसीज के अंदर कंपटीशन होगा और कंपटीशन होने की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, अपने अंदर कुछ कैरेक्टर को डेवलप करेंगे कंपटीशन से, ठीक है ना। रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलेली फ्रीक्वेंसी दैट ऑकर्स बाय चांस, यहाँ पर भी वही बाई चांस कंसेप्ट आ गया इन ऑल पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशंस। ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ही होगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशंस में होता है वो चीज़। द फिंच स्पेसीज ऑफ गालापागोस आइलैंड आर फाउंड अकॉर्डिंग टू देयर फूड स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिंच फूड, उनमें से कौन सी फिंच फूड नहीं है, ठीक है ना। कौन सी चीज़ें नहीं है, देखिए जो सीड है, सीड ईटिंग बर्ड थे, इंसेक्ट ईटिंग था, कैरियन ये नहीं था, वो कुछ नहीं था, ट्री बर्ड वो भी कुछ कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे डायग्राम दे रखा है, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट के डायग्राम था, है ना, डायग्राम था, डायग्राम में ये दे रखा है कि कौन सी चीज़ें है, ए क्या है, बी क्या है। ए जो है इस तरीके से इलेक्ट्रोड उन्होंने लिए थे जो स्पार्क करने के लिए इलेक्ट्रॉन था। बी यहाँ पे उन्होंने क्या लिए थे, याद रखिए, अमोनिया, वाटर एंड मीथेन, ठीक है ना, मीथेन लिए थे। 2:2 ये 1 था, है ना, 2:1:2 था, इस तरीके से रेशियो में कुछ था, समझ, सॉरी NH3 1 था, 1:2। ये जो इवन नंबर में है ना, जैसे CH4 है, H2O है, ठीक है ना, H2 है, 4 है, NH3 है, जो 3 है उसको ऑड नंबर कर लोगे, ये दोनों को 2:2 कर लोगे, कुछ इस तरीके से रेशियो होगा तो 1:2 इस तरीके से है। तो कोल्ड वाटर सी, यहाँ पे कोल्ड वाटर गुजर रहा था, यहाँ पे देखोगे ये वैक्यूम है, तो ऑप्शन यू है ना, ये जो है ये ट्रैप है, यहाँ पे वो जो चीज़ें है जो नया बनेगा अमीनो एसिड्स वगैरह वहीं पे ट्रैप हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें बात करेंगे, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।